मेटल, ऑटो और पीएसयूज में आज अच्छी खरीदारी, करीब 1% चढ़े तीनों सेक्टर। इंडेक्स 2% चढ़े हिंडाल्को, एनएमडीसी और सेल। हिंडाल्को में इसकी सब्सिडी नोवेलिस के आईपीओ की खबरें भी। वहीं फार्मा शेयर्स में आज थोड़ा दबाव। अच्छे नतीजों के बाद जेएसपीएल में जोरदार तेजी, शेयर करीब 4% उछलकर बना वायदा का टॉप गेनर। वहीं दमदार रिजल्ट के बाद डीएलएफ में फ्लैट कारोबार। श्रीराम फाइनेंस अपना हाउसिंग फाइनेंस कारोबार प्राइवेट इक्विटी फर्म वाबक पिंकस को बेचेगी। 4630 करोड़ में होगा हाउसिंग फाइनेंस का सौदा, ये करीब 2% ऊपर स्टॉक। आ जाएंगे निफ्टी कंपनी भारतीय एयरटेल के चौथी तिमाही के नतीजे। मुनाफे पर 16% का दबाव, मार्जिन में भी नरमी संभव। साथ ही सीमेंस, अपोलो टायर समेत वायदा की 6 कंपनियों के नतीजों का भी रहेगा इंतजार। काल भैरव के दर्शन के बाद वाराणसी लोकसभा सीट से आज नामांकन अब से कुछ देर में भरेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री समेत 11 राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और कई दिग्गज कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो हम आपको वाराणसी भी ले चलेंगे, लाइव तस्वीरें दिखाएंगे जब वो भरेंगे, जिस वक्त नामांकन दाखिल करोगे पीएम साहब। लेकिन इस बीच तब तक आपके सवाल जवाब और बड़ौदा से बातचीत होगी। आपके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ी सी राहत की सांस है क्या? लंबी सांस ली जा सकती है क्या? छोटी या बड़ी सांस सांस होती है। एक बार सर्वाइव कर लेंगे तो दूसरे दिन भी सर्वाइव करेंगे। मुझे लगता है जो निफ्टी का जो आज का सेटअप है, कल का सेटअप एक रिवर्सल सेटअप था और वो कंटिन्यू होना चाहिए। और आज मूव अभी पॉज है, अगर आज ऊपर नहीं भी गया तो भी चलेगा, लेकिन ये जो कल का मूव गिव अप नहीं करना चाहिए और वो गिव अप नहीं करेगा। और लगता है एक यहां से अप मूव मिलना चाहिए। अब निफ्टी की बात करें तो ट्रेड कर रहा है करीब 22,216 के फ्यूचर्स पे। इसका एक अप मूव मिलेगा तो 22,500 तक जा सकता है। कल तक हो सकता है या हो सकता है आज भी चला जाए, लेकिन यस पॉसिबल। और बैंक निफ्टी जो ट्रेड है, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको मिलना चाहिए वो करीब 48,500, 49,000 एक जोन है, वहां तक जाना चाहिए। इतना है जो काफी स्ट्रेच हो चुका था डाउन साइड, जगह अच्छी थी बाउंस करने की और वहीं से बाउंस करना है। हो सकता है 4, 5, 6 दिन लगेंगे, लेकिन अप मूव मिलना चाहिए। फिर एक साइड में मिलेगा, लेकिन अप मूव मिलना चाहिए। कल तो सकता है अमित शाह कैंडल बोलना चाहिए हमको। यस, बिल्कुल। तो नतीजों के आधार पे बहुत सारी कंपनियों में उसी हिसाब से मूव हो रहा है। जैसे दो टॉप गेनर लूजर में कौन है? जेएसपीएल टॉप गेनर, यूपीएल टॉप लूजर, 5% नीचे है। चलिए सवाल लेते हैं, मयंक के पास चलते हैं। इंदौर से जुड़ रहा है हमारे साथ। मयंक जी बताइए। जी सर, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज मयंक। मेरे पास एचडीएफसी के 450 शेयर्स हैं एट अ प्राइस ऑफ 1482 सर। तो मैंने डिविडेंड स्टोरी प्ले करने के लिए लिया था, बट मैं 6 महीने वेट कर सकता हूँ सर, क्या करूँ? डिविडेंड स्टोरी? हाँ सर, मतलब मैंने 7 तारीख को खरीदा था अभी। तो खाली डिविडेंड के लिए कितना रुपए डिविडेंड की उम्मीद कर रहे हैं आप? मिल जाएगा आपको सर आई थिंक 19 रुपीज़ डिविडेंड, बट मैंने सोचा था कि जब 1600 तक जाएगा तो मैं इसको निकाल दूंगा। अब तो और नीचे आ गया, 140 रुपये। गावा सर, क्या कहते हैं आप? एचडीएफसी बैंक में डिविडेंड के लिए इन्होंने प्ले किया था और 1600 पे निकालने का मन था, अभी नीचे हो गया इनके भाव से। कैसे क्या करें? सबसे पहले ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, बिल्कुल है। लॉन्ग टर्म के लिए आईपीओ से, तो मैं तो इसको होल्ड करने वाला हूं। मेरा बायस अपसाइड है। कल मेरे से वीरू ने पूछा था, मुझे लगता है ये बॉटम आउट हो गया, यहाँ पर अपमूव मिलना चाहिए। अब डिविडेंड के लिए प्ले किया, जिस दिन डिविडेंड मिले उस दिन एक्स्ट्रा ले लो ना, उस दिन स्टॉक और होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। 6 महीने क्यों, आप होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म में, मुनाफा देगा, एक बढ़िया बैंक है। मुझे दिया, आपको क्यों नहीं देगा? पेशेंस होना चाहिए सर। मयंक जी, उतना पेशेंस है आपके अंदर? धैर्य है क्या उतना? हाँ सर, मैं 6 महीने या 1 साल से ज़्यादा भी होल्ड कर सकता हूँ मतलब। हाँ, तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, लंबा होल्ड करिए तो आपके पैसे बन सकते हैं इसमें।
अगला सवाल है, अच्छा अभी कोई कॉलर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो गावा जी की मदद ली जाती है, जो हमारे सोशल मीडिया के सवाल आ रहे हैं। गावा जी, सोशल मीडिया से सवाल है पॉलीकैब पर। ओके, उनका मानना है कि पॉलीकैब अब नीचे आ गया, क्या सही समय है घुस जाए इसमें? कल तो अच्छा आपको मिला था मेरे ख्याल से पॉलीकैब में, आज नीचे आया क्योंकि स्ट्रेच है। जब स्ट्रेच होगा तो अनस्ट्रेचिंग होगी। सपोर्ट 6000 में है, 6000 तक आता है तो बहुत बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, लेकिन मेरे ख्याल से इट्स अ होल्ड पॉलीकैब लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए पॉलीकैब होल्ड है। भद्रेश कापड़ी का सवाल है, एल&टी फाइनेंस के 1000 शेयर हैं 175 पे, क्या हम और खरीद लें क्या करेंट प्राइस पे? एल&टी फाइनेंस, यस, 150 जो जोन है एल&टी फाइनेंस का, ये बढ़िया जोन है, ये सपोर्ट जोन। थोड़ा डिप मिलेगा लेकिन मेरे ख्याल से उसके आसपास सपोर्ट मिलेगा। लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया स्टॉक है एल&टी फाइनेंस। गावा साहब, जोमेटो पे आपका मन बदला क्या? 100 आज सुबह भी डिस्कस किया था हमने जोमेटो का, और लगता है 180 में जो सपोर्ट है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है, करीब 60 के आसपास से लिया था। 100 200 एक साइकोलॉजिकली प्रॉफिट बुकिंग की जगह है, शॉर्टिंग नहीं है, सेलिंग नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग है। जिन्होंने 50-60 में लिया होगा 200 में प्रॉफिट बुकिंग नहीं, चार टाइम मिल गया, लेकिन 180 में सपोर्ट है, तो वहां से फिर एक बाउंस मिलना चाहिए। इट्स अ होल्ड। होल्ड है, 180 पे सपोर्ट है और आज कई लोगों ने 248 तक के टारगेट दिए। चलिए एक और सवाल लेते हैं। विष्णु कुमार गुप्ता वाराणसी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विष्णु जी पूछिए। नीरज जी नमस्कार। जी प्रकाश नमस्कार। गाबा सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर एल&टी का LTIM का मैंने एक बार अभी 1 महीने पहले आपसे व्यू लिया था, तब 5300 का 100 शेयर था। तो उस टाइम तो मतलब सतपुते सर ने कहा था कि मे भी पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तो ये 4600 पे आ गया है। तो सर अभी इसको मतलब या यहाँ पे और मतलब थोड़ा सा ऐड करें या फिर अभी वेट करें? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे को प्रॉफिट मिले, फिर मैं इस काउंटर से एग्जिट करूँ, चाहे साल भर लग जाए 2 साल लग जाए, वो मैटर नहीं है, पर अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। अच्छा खासा मतलब कितना, 10-15%? तो कम से कम एक पर शेयर कम से कम 6000 रुपए पर शेयर 6000 रुपये, मतलब 700 रुपये यहाँ से? सर यहाँ से तो 1400 रुपए, हाँ मतलब जहाँ से मैंने खरीदा वहां से 700 रुपए, 53 यहाँ से तो 1400 रुपए। तो यहाँ से आपको थोड़ी कोई फायदा होगा, जहाँ से आपने खरीदा वहां से फायदा होगा ना। हाँ तो मतलब 6000 रुपए पर शेयर में बेचना चाह रहा हूँ। 700 रुपये की अपसाइड आप चाहते हैं, 5300 इस Upside समय चाहते चल रहा है, तो वही मतलब 14-15% के आसपास का रिटर्न। जी, गाबा जी, सर, LTI माइंट्री 6000 कब पहुंचेगा? इन्होंने तय कर लिया मेरे को इतना पैसा चाहिए, यस। कि कितना भी टाइम लगे, मार्केट मेरी तरफ से चले जैसा मैं चाहता हूँ। मार्केट मेरे तरफ से नहीं चलता, मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू। लेकिन इन्होंने तय कर लिया कि भाई मैं जब तक ये नहीं होगा मैं कुछ करूंगा नहीं। अब जब 6000 चला जाएगा, इनको प्रॉफिट दिखेगा, तब बोलेंगे नहीं मुझे 7000 चाहिए। हक है इनका। फिलहाल मुझे एल&टी माइंट्री लगता है सपोर्ट जोन की तरफ आ रहा है। 4600 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। एक्चुअल सपोर्ट जोन जो है वो करीब 4400 के आसपास है। ये एक जोन ऑफ सपोर्ट है, लेकिन करीब हम 5 महीने से गिरावट देख रहे हैं, तो लगता है गिरावट थम सकती है लो लेवल पर। अब तक स्ट्रेंथ नजर नहीं आता है, हो सकता है थोड़ा स्ट्रगल हो, लेकिन इन्होंने तय कर लिया है जितना भी टाइम लगे, तो मेरा तो 6000 बेचना है, तो वो है तो ठीक है। ओके, तो मतलब 1 आध साल प्रतीक्षा करें फिर? हाँ जी 1 आध साल वेट करना चाहिए इनको? बिल्कुल, और उतना उसे कम वक्त लगेगा नहीं, उतना लगेगा मेरे हिसाब से। ओके, 6000 जाने में। फंडामेंटल चेंजेस और एक बहुत बढ़िया बार बन जाए, ऐसा मुझे लगता नहीं। ओह, तो भाई आप रुकिए, साल भर जाएगा 6000, ऐसे को नहीं है, लेकिन रुकना पड़ेगा आपको, समय देना पड़ेगा, क्योंकि 15% रिटर्न भी तो कमाना है आपको। ओके, ये थी बात LTI माइंट्री की। और अब बात होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने तीसरी तिमाही में मुनाफे में 2% के करीब तेज़ी आई है। NII ग्रोथ ठीक ठाक देखने को मिल रही है और एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट है। बैंक के नतीजों में बातचीत करेंगे। हमारे साथ बैंक के MD एंड CEO देवदत्त चंद जी हैं। देवदत्त सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। थैंक यू वेरी मच, गुड मॉर्निंग, धन्यवाद। जी देवदत्त सर, मुझे ये बताइए कि आजकल हम लोग देख रहे हैं कि अब एसेट क्वालिटी पे थोड़ा थोड़ा दिक्कत आना शुरू हुई है, कुछ बैंकों में तो आ भी गई है। आपकी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट दिख रही है, लेकिन मुझे पहला मेरा सवाल यही है कि एसेट क्वालिटी का आउटलुक FY25 में क्या है? स्लिपेजेस कितने हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? क्या गाइडेंस आप देना चाहेंगे? मैं यहीं से शुरू करूँगा आज।
ओके। सो हमारा जो स्लिपेज रेशियो है, जो हमने FY24 में स्लिपेज रेशियो दिया है, वो 0.99 है, जो कि लास्ट ईयर से बेटर है। हमारा GNPA नेट NPA दोनों ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स है। रादर GNPA हमारा 3 का नीचे आ गया है, 2.92 में आ गया है, जो लास्ट ईयर 3.79 था। तो हमारा लास्ट 8-9 क्वार्टर से आप देखेंगे तो GNPA नेट NPA का कंटिन्यूअसली डाउनवर्ड ट्रेंड है। एट द सेम टाइम जो हमारा जो पोर्टफोलियो रिस्क बोलते हैं, जिसमें कि आपको टिपिकली जो क्रिलिक का जो SMA 1-2 डेटा हम मार्केट को देते हैं, और हमारा जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्ड बुक है वो 2.04 था एज ए परसेंटेज ऑफ स्टैंडर्ड एडवांसेस, जो कि एज ऑन मार्च 24.9 में आ गया है। सो ये सिनेरियो देखते एज फार एज बैंक ऑफ बड़ौदा जो हमारा सवाल है उसमें आई थिंक हमने जो गाइडेंस दिया है, हमने स्लिपेज रेशियो का गाइडेंस दिया है 1 to 1.25 और क्रेडिट कॉस्ट का गाइडेंस दिया है लेस देन 1। मैं सोचता हूँ कि जो इस साल है 24-25 है, हम ये दोनों नंबर में अचीव करने के लिए हम सक्षम होंगे। एट द सेम टाइम जो मार्केट आउटलुक है, जो कि इंडस्ट्रियल आउटलुक है, उसमें मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जिसको कि हमको कोई कंसर्न नजर आए। तो इन दैट सिनेरियो आई थिंक कि हमारा जो भी गाइडेंस है वो गाइडेंस में हम गाइडेंस में अच्छे करेंगे। और जो ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स है, जैसे कि हमने 2.92 GNPA है, उसको हम टाइमलाइंस नहीं देते, बट देन हमारा ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 2.5 रहेगा, वो कोशिश जारी रहेगा हमारा। ओके दत्त सर, ये बताइए, ये RBI ने जो प्रोजेक्ट फाइनेंस पे नए प्रोविजनिंग के लिए एक पेपर जारी किया है, क्या लगता है आपको ये क्यों ज़रूरी है, और बॉब इसके ऊपर कोई असर आ सकता है क्या जब ये इम्प्लीमेंट होगा अगर तो? देखिए, इसमें दो चीज़ है। एक चीज़ तो ये कंसल्टेटिव प्रोसेस का पार्ट है, ड्राफ्ट गाइडलाइंस है हमारा, इमीडिएटली हम इवैल्यूएट कर रहे हैं, कोई कमेंट्स एज सच नहीं है। जब फाइनल गाइडलाइंस आ जाएगा उसके बाद कोई कमेंट्स दे पाएंगे। सेकेंडली, मैं नहीं सोचता कि इसका जो इम्पैक्ट भी है हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट में 7-8 BPS से ज़्यादा होगा एज ऑन टुडे बेस्ड ऑन द करंट सिनेरियो। पर जब फाइनल गाइडलाइंस आ जाएगा तभी हम इस चीज़ में ज़्यादा बात कर पाएंगे। आई एग्री। बस एक छोटा सा इसमें कि आपको लगता है कि RBI को कहीं डर होगा, इस वजह से वो ये प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहे हैं? क्यों, जरूरत क्या थी इसकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली मार्केट सिनेरियो में डिफरेंट आउटलुक प्रिवेल करता है, और कोई भी एक्शन होता है तो उसी आउटलुक को देखकर करता है। जब बैंक्स का बैलेंस शीट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो कोई प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग हो सकता है। बट अगेन ड्राफ्ट गाइडलाइंस है, कंसल्टेटिव प्रोसेस है, एक बार जब फाइनल आ जाएगा तभी कोई ऑफिशियल तहत से हम इस बारे में ज़्यादा बात कर पाएंगे। ओके सर, SME और एग्री पोर्टफोलियो आपकी जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है उसमें कम ग्रोथ देखने को मिली है ओवरऑल के मुकाबले, क्या कारण था इसका? ये सही है। हमारा जो एग्री ग्रोथ है ऑलमोस्ट लाइक 12%, 12.5% लास्ट बहुत सारे क्वार्टर से है और ईयर भी है। और इस साल पर्टिकुलरली एग्री में हमारा फोकस रहेगा। पर्टिकुलरली जो हमने एक नया प्रोडक्ट भी लाया है एग्रीकल्चर के लिए, हमारा KCC प्राइड बोलकर, तो उसमें इट्स मोर ऑफ ए एग्री फोकस है। और एज फार एज प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग का टारगेट है, हम लेंडिंग टारगेट तो अचीव कर रहे हैं, बट द सेम टाइम हम चाहेंगे कि इस साल थोड़ा एग्री में लास्ट ईयर से बेटर ग्रोथ दे पाए। और ये प्रोसेस में थोड़ा जो सर्विस लेवल का इशू है, जो प्रोसेसिंग इशू है, उसमें एंड टू एंड डिजिटल प्रोसेस है, ये सब में काम कर रहे हैं एग्री लेंडिंग लेकर। एंड मैं सोचता हूँ कि इसी एफर्ट्स के साथ जो लास्ट ईयर का ग्रोथ था उससे 1-2% ज़्यादा 24-25 में हमारा आना चाहिए। ओके सर, कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ क्या आउटलुक दिख रहा है, कैसा चल रहा है वो? नहीं, आपने पूरा लोन ग्रोथ का पूछा? कॉर्पोरेट का, सिर्फ कॉर्पोरेट का। कॉर्पोरेट हमारा जो नॉर्मल ग्रोथ है 11 to 12% रहता है। हम ओवरऑल जो लोन का गाइडेंस दे रहे हैं 12 to 14% दे रहे हैं, उसमें कॉर्पोरेट का गाइडेंस है 11 to 12% है। बट कॉर्पोरेट ये भी ध्यान देना है, मेरा पोटेंशियल टू ग्रो कॉर्पोरेट में बहुत ज़्यादा है। बट हमने जैसे कि इस साल जो स्ट्रैटेजी रखा था कि जो डिपॉजिट ग्रोथ के साथ हमारा एडवांस ग्रोथ को थोड़ा कैलिब्रेट करें और उसको अलाइन करें। तो आई थिंक कि जो डिपॉजिट का ग्रोथ जो करंट 24-25 है, लास्ट ईयर से बेटर होना चाहिए। इन दैट सिनेरियो हमारा जो कॉर्पोरेट ग्रोथ 11-12% उससे बेटर ही रहेगा। रादर जो भी गाइडेंस दे रहे हैं वो तो अचीव करेंगे। ओके जो आपका बॉब वर्ल्ड है, अब तो वो बंधन मुक्त हो गया, रिस्ट्रिक्शन सारे हट गए, कैसा आप उसका क्या प्रभाव आ गया, क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है आपको डिपॉजिट में, अकाउंटिंग में, क्या असर पड़ेगा? इम्पैक्ट तो पॉजिटिव है डेफिनेटली। जो अकाउंट्स जो बॉब वर्ल्ड का थ्रू एक्विजिशन नहीं हो पा रहा था वो तो अभी भी होगा।
क्या इसकी मैं ये भी वजह से बता बहुत दूं, ज़्यादा जो असर वर्ल्ड पड़ का रहा था बैंक क्या? है, दत्त साहब, बहुत ज़्यादा नहीं असर पड़ ज्यादा, रहा था इसकी वजह से? नहीं इसका ज्यादा असर नहीं था। पहले भी हमने ये किया है, जो हमारा जो ग्रोथ है, आप डायरेक्टली असर का बात करेंगे तो जो सेविंग फंड अकाउंट रिटेल का होता है, हम्म, हमारा जो सेविंग फंड का ग्रोथ आप लास्ट मेनी क्वार्टर से लेंगे, तो ये जो सिस्टम से रादर अलाइंड है, रादर सिस्टम से बेटर भी है। सो इन दैट सिनेरियो मैं पहले भी बोला था कि जो बाकी चैनल्स है उसमें हमने काफी थ्रस्ट दिया था, उसके लिए बिजनेस सस्टेन कर किए थे। बट अभी बैन निकल गया है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और वर्ल्ड में कस्टमर एक्विजिशन भी ज्यादा होगा। तो उसमें हमारा जो टारगेट है, एक्चुअली इस बार हम यही भी बोल रहे हैं कि डिपॉजिट का ग्रोथ 10 to 12% रहेगा, जिसमें कासा में फोकस रहेगा। और ये पर्टिकुलर जो बैन का जो रिवोकेशन है, इसमें हमको काफी मदद करेगा वो। ओके दत्त सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के धन्यवाद। लिए और हमें समझाने के लिए नतीजों को। तो ये था बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसमें बैंक बॉब वर्ल्ड अब आरबीआई के रिस्ट्रिक्शन से बाहर आ चुका है, तो उसका फ़ायदा होगा, हालांकि कंपनी ने मैनेज कर लिया था। गावा सर, बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा लग रहा है आपको? ठीक है, बाई मोड पर है, लेकिन ये साइडवेज जोन पे चल रहा है करीब 2-3 महीने से। तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो एक अप मूव मिलेगा, लेकिन बाय स्ट्रक्चर में है, बाय ऑन डिप स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड है। अगला सवाल है गिरीश वाधवानी का, नासिक से। वाधवानी जी नमस्कार, नमस्ते सर। क्या सवाल है सर? सर एक्चुअली मैंने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अक्यूमुलेट किया है सिंस जनवरी, और मेरी जो एवरेज प्राइस है वो 153.58 है। तो उसका नियर टर्म टारगेट, एक्चुअली ये ब्रेक इवन कब तक देगा और इसका नियर टर्म टारगेट क्या है, लाइक 165-170 के आसपास का, वो कब तक मिल सकता है वो टारगेट? यार गिरीश, ये बताओ, आपने 153 रुपये 58 पैसे पे एवरेज किया है 17,500 शेयर, अभी चल रहा है जी सर। 134। कहाँ से खरीदना शुरू किया था आपने? सर एक्चुअली मैंने 161-162 से 161-162 से चालू किया है उसको। लेते गए लेते गए लेते गए लेते, गावा सर, ये 17,500 शेयर इकट्ठे कर लिए वाधवानी जी ने, और अभी चल रहा है 134 रुपये 35 पैसे। रिवर्स एवरेजिंग किया है इन्होंने, हाँ, और रिवर्स एवरेजिंग रूल नहीं होना चाहिए। अगर आप राइट हैं तो ऐड कीजिए, रॉन्ग है तो ऐड मत कीजिए ना। करना है तो सपोर्ट पर कीजिए। आपने बोला नहीं, मैं तो, मेरे को तो ऊपर जाना ही है, ज्यादा मिलेगा ऊपर जाऊंगा, आपकी कॉस्ट कम हो सकती है, आप राइट नहीं हो सकते। एनीवे, बैंक यूनियन बैंक 120 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जितना दौड़ा है फ्रॉम 60 to 160, प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। अब थोड़ा पेन है, होल्ड करना थोड़ा ज्यादा लगेगा वक्त, और होल्ड कीजिए फिर, और क्या करते हैं, फिर एक अप मिलेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पॉजिटिव है। हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा एक सेल सिग्नल मिला है, इसलिए थोड़ा सताएगा यूनियन बैंक। या तो होल्डिंग पीरियड काफ़ी लंबा करना पड़ेगा। ओके, इसमें जनरली क्या होता है ना गिरीश जी, यार जो बाकी लोग भी सुन रहे हैं, इस वाले कोई स्टॉक है 25-50 रुपए से 200-300 रुपये हो गया, और फिर आप उसमें एंट्री ले रहे हैं, तो स्टोरी हो सकता है कि बहुत स्ट्रांग हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ये मान के चलना चाहिए कि वहाँ से कम से कम 30-40% करेक्शन हो सकता है, क्योंकि 50 रुपये किसी ने लिया होगा, 60 पे लिया होगा, 70 पे लिया होगा, और वो 300 पे खड़ा, तो हर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग की संभावनाएं रहती हैं। तो आप उस लेवल पर अगर 300 पे एंट्री ले रहे हैं तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, और 30% करेक्शन के लिए, 40% करेक्शन के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। तो ये स्थिति बनती हुई यहाँ दिख रही। गावा सर, ये तेल कंपनियां फिर से गिरने लगी हैं सब। कौन सी वाली तेल कंपनियां? सभी मार्केटिंग कंपनीज? हाँ, HPVP। हाँ, 104 साइड जोन है, 480 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लेकिन बाय मोड पर है। आई एम नॉट वरीड अबाउट HPCL या BPCL, अपमूव में है, बाय मोड पर है, होल्ड करना चाहिए। ओके, आरती फार्मा पे क्या आपका व्यू है सर? इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया और स्टॉक में मजबूती भी है। आरती फार्मा, ये ऐसी काफी दिनों के बाद देख रहा हूँ, बढ़िया स्टॉक है, 576 पर ट्रेड कर रहा है, सेटअप अच्छा है, एक बाय सिग्नल भी जनरेट हुआ है। ये लगता है ये इस बार 600 पार कर ही लेगा डेफिनेटली, बाय मोड पर है, और भी हाई जोन देखेंगे आरती फार्मा में। 300 के बाद जो मूव मिला है, जो भी करेक्शन आती है एब्जॉर्ब हो रही है, मेरे ख्याल से अपमूव ऑन है आरती फार्मा। 540 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। मामराज सेन ने सवाल भेजा गावा सर आपके लिए, 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है, मल्टी बैगर शेयर बताइए। क्या बताया आपने? इन्होंने कितना? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। मल्टी बैगर तो मेरे पास नहीं है, हाँ, लेकिन HDFC पे लगाइए, रिलायंस जियो पे लगाइए, पैसा बनेगा आपका। अब डिस्क्लोजर है, रिलायंस जियो मेरे पास नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा वो तो। HDFC बैंक मेरे पास है। ओके, तो HDFC बैंक और
जियो फाइनेंस में आप लगा सकते हैं 1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार लगा दीजिए। और दोनों के लिए डिस्क्लोजर याद रखिएगा, एक गावा जी के पास है HDFC बैंक, और जियो फाइनेंस और ये चैनल एक ही मालिक के हैं, तो इसलिए आप उसमें कह सकते हैं ना हम उनके पास हैं। उनके, तो इसलिए एक बार राय और किसी से ले लीजिएगा, ये व्यू आपको बायस लग सकता है, तो इसलिए इस पर ज़रूर ध्यान रखें। अच्छा, डॉक्टर राकेश कुमार, नहीं डॉक्टर नहीं, डी राकेश कुमार का सवाल है, MGL 1050 पे लिया है 1500, दीपावली तक क्या करेंगे इसमें? दीपावली के ज्यादा भी होल्ड करो, 1500 के ऊपर जाके देखेंगे वैल्यू। अब ट्रेड करा 13-16 पर ट्रेड करा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के आसपास है, बाई मोड पर है ऑन अ हायर टाइम फ्रेम। शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस हो सकती है, लेकिन लगता है कि कल का मूव बढ़िया, आज का मूव बढ़िया लगता है, तो मेरे ख्याल से फिर जाएगा 1415, 1500 जाएगा, 1600 भी जा सकता है। ये स्टॉक होल्ड के लायक है, होल्ड करना चाहिए MGL। ओके गावा सर, एक छोटी सी कंपनी है HG इंफ्रा, 1338 रुपये भाव हो चुका है और आज 13% ऊपर है। कौन सा इंफ्रा? HB इंफ्रा, HG। हाँ, फर्स्ट टाइम देखा मैंने 1339। लेकिन कंसोलिडेशन जो 800 और 1000 के बीच में हुआ बहुत ही बढ़िया हुआ। इससे लगता है इस बार 1500 पार कर लेगा। उस सेटअप के हिसाब से जो लॉजिकल टेक्निकल टारगेट है वो 1500 के पार ले जाना चाहिए HG इंफ्रा। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 1260। ओके, 1260 का स्टॉप जोन होगा और 1500 तक ये जा सकता है, इस पर ध्यान रखिएगा। गावा जी, अडानी ग्रुप का कोई स्टॉक आपको अच्छा लगता है क्या? आज हरियाली दिख रही है इसमें। एक्चुअली दोनों अच्छे लगते हैं, अडानी एंटरप्राइज और अडानी पोर्ट्स भी। अडानी एंटरप्राइज पहले निकाल लेता हूं मैं, क्योंकि कल तो अच्छा लग ही रहा था। अडानी एंटरप्राइज बढ़िया है, मूव ऑन है, 3000 पार कर लेगा, 3100 भी देखिए जो बाउंस मिला अडानी एंटरप्राइज में फ्रॉम 277 पर, ये बढ़िया है, तो इस पर भरोसा है। रही बात अडानी पोर्ट्स, ये कल हर्षदा ने पूछा था, मुझे ध्यान है, और ये भी अच्छा लगता है मुझे। अब ट्रेड करा है 1305, 1400 ये भी जाएगा, मैटर ऑफ टाइम। देखिए एक्सपेंशन हुआ है, साइडवेज कंसोलिडेशन, फिर एक अप मूव मिलेगा, तो यस अडानी पोर्ट भी अच्छा लगता है। आज अंबुजा सीमेंट भी अच्छा है, तो इनके ग्रुप की कंपनी अच्छी चल रही है आज। यस, अडानी पोर्ट, अंबुजा सीमेंट, अडानी एंटरप्राइजेस अच्छे लगते हैं और आज तेज़ी भी है इनमें। गावा सर, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और दर्शकों की मदद करने के लिए। और मैन इन मैरून रेड मैरून आ चुका है और हम लोग जरा बनारस की तस्वीर देखें, क्या जबरदस्त माहौल बना हुआ है। मैं आज तक नहीं गया हूँ बनारस। क्या बात करें नीरज जी, आप बनारस नहीं गए? मैं पश्चिम की तरफ आ गया था, नहीं गलत पूर्व की तरफ गया आप। कहा जाता है बनारस दुनिया की सबसे पुराना शहर है, कहा जाता है। गुजरा हूँ उधर से। हाँ, लेकिन आपको मतलब बनारस नहीं गए, ऐसे कैसे हो यार सकता है? मुझे लखनऊ छोड़े हुए 25 साल 30 साल लखनऊ छोड़े मुझे भी हो गए कई साल, उससे लेकिन पहले पढ़ाई लिखाई में फंसे थे, तो उधर से गुजरे कई बार है, लेकिन प्रॉपर सिटी घूमना देखना वैसा नहीं हुआ है। बनारस इज अ लेकिन सिटी। अब मैं जाऊंगा तो मैं ये सोच रहा था कि मैं अंतर नहीं कर अगर पाऊंगा। आप खाने के शौकीन हो, घूमने के शौकीन हो, आप आस्था से रिलेटेड हो, लखनऊ खाने के मामले में वो पूरा बेल्ट वैसे तो अच्छा हो जाता है, 21 पड़ता है। हाँ, खाने के मामले 21 तो है ऑब्वियसली, लेकिन बनारस अपने आप में बहुत अच्छा शहर है। आप अरे तस्वीरें दिखाओ ना डॉक्टर साहब, हमारी शक्ल मत दिखाओ। बनारस में आज मोदी जी नॉमिनेशन करने वाले हैं आपसे थोड़ी देर मैंने 11:30 पौने 12 बजे के Yes. अराउंड उनका टाइम है नॉमिनेशन का। जबरदस्त कल रोड शो भी था। हाँ, वो तो पटना का रोड शो भी बहुत भारी भरकम, और उसका भी शायद मार्केट भी इसीलिए थोड़ा सा जो है ना वो थोड़ा संभल रहा है उसी सिचुएशन को देखते हुए, क्योंकि पहले जो वोटर टर्नआउट था थोड़ा सा कमजोर था, तो बाजार बहुत स्केप्टिकल हो गया था। अच्छा, मार्केट पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन गया है ना? नहीं, मैं नहीं हूँ। नहीं, मार्केट मार्केट तो कुछ भी बनता है, कभी वॉर एक्सपर्ट हो जाता है, कभी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हो जाता है। मार्केट की छोड़ दो, मार्केट तो जैसी सिचुएशन होती है वैसा वो रुख ले लेता है। लेकिन इन टोटल एक बड़ा इवेंट है ये, और 5वें चरण के बाद शायद सिचुएशन बहुत हद तक क्लियर होते हुए दिखाई पड़ेगी, तो लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी स्टेबल होनी चाहिए एटलीस्ट। हाँ, कल का जो स्टेटमेंट था उसने बहुत मदद की। वो अमित शाह साहब का। अमित शाह साहब। हाँ, वो तो ऑब्वियसली। खैर, ये उतार चढ़ाव मार्केट में रहना चाहिए, वरना हमारे ट्रेडर भाई उन लोगों के लिए बहुत अच्छे पार चलते हैं। नहीं, आप सच में अगर आपको लगता है कि इक्विटी मार्केट में अगर उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा और वो बुरा है, तो आप इमेजिन करो किसी फाइंडे निफ्टी 22 जा रहा है, अगले दिन 22,100, उसके बाद 22,200, उसके बाद 22,300 ऐसे खुला, फिर अगले दिन 22,400 खुला, फिर 22,000 खुला, ऐसे थोड़ा ना कुछ होगा। वीरू कहता बड़ा बोरिंग मार्केट नहीं, तो मार्केट में जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है आपके लिए उतने ज़्यादा मौके हैं, उतना ज़्यादा अच्छाई है, आप ट्रेडर के लिए भी, इन्वेस्टर के लिए भी, वरना किसी ड्रॉप को आप खरीदो कहाँ से। करेक्ट। सो इसीलिए मार्केट में तेज़ी और मंदी दोनों होना बहुत ज़रूरी है, इंटीग्रल पार्ट है सारे बिजनेस चैनलों के लिए, ब्रोकर हाउसेस के लिए, बैंक्स के लिए। एकदम स्थिर हो जाएगा तो एफडी हो जाएगा। हाँ,
बॉन्ड होता है ना, आप देखते हैं एक दिन का ट्रेड मिलता आ ही गया, नहीं। टेक म्यूचुअल फंड एनएवी, आज एनएवी आ गई, कल एनएवी आएगी, लाइकवाइज। खैर ये लंबी डिस्कशन आगे चलता रहेगा, हमारे खिलाड़ी वेट कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत कर ले, और आगे खिलाड़ी नंबर 1 में 3 खिलाड़ी रहेंगे, उनसे बातचीत होगी, मैनेजमेंट भी होगी, उनसे बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ।